हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 8th का सेकेंड पार्ट। अभी तक जो है हम लोग 7 प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्टों में प्रोवाइड होता है। दोनों पार्टों को मिला करके आपके जो है 25 से 26 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होते हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं, ठीक है ना, और जो है 7 प्रैक्टिस टेस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्टों में प्रोवाइड होता है। तो जिन्होंने अभी तक वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए, वो सारे वीडियोस नहीं देखे, तो एक बार जरूर देख लीजिए। प्रैक्टिस टेस्ट 8th का फर्स्ट पार्ट भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने जो है 13 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो जिन्होंने अभी तक वो सारे वीडियोस नहीं देखे, वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कस नहीं किए, सॉल्व नहीं किए, तो वो ज़रूर एक बार देख लीजिए, ताकि आपकी भी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके और आप भी CUET में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें, ताकि जो कॉलेज आपको चाहिए वो कॉलेज आपको मिल सके। CUET में जो आपका UG का एग्ज़ाम है वो आपका मई में होने वाला है, जिसमें आपका मैथ का डोमेन अलग से आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसका सब्जेक्ट मैथ है उसके लिए अलग से डोमेन में मैथ आएगी, ठीक है ना। लेकिन जो आपका सेक्शन 3rd आएगा उसमें आपका मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जो है तीनों पार्टों से 25 क्वेश्चन होंगे और तीनों से मिला के आपके टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। आपको उसमें से 60 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में, ठीक है। उन 60 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपके मैथ के भी होने वाले हैं। तो अभी तक जिन्होंने वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट जो है सॉल्व नहीं किए हैं, वो सारे वीडियोस नहीं देखे, तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट 8th का जो है ये सेकेंड पार्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज क्लास का पहला क्वेश्चन और प्रैक्टिस टेस्ट 8th का 14th नंबर का क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और कह सकते हैं कि प्रैक्टिस टेस्ट 8th का जो है आपका 14th नंबर का क्वेश्चन और आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. The area of the remaining shaded portion is 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा जाता है तथा 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी काटा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। शेष छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर एक बात समझो, यहाँ पे जो ये आपको डायग्राम दिया गया है, तो जो ये पार्ट आपका काटा गया है, जो ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट आपका जो है इसमें से कट किया गया है, ये इसका क्या है, ये इसका क्वाड्रेंट है, अर्थात चतुर्थांश भाग है, चौथा भाग है, ठीक है ना, 4th पार्ट है इसका। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इन चारों पार्टों को मिला के, इन ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इन चारों पार्टों को मिलाकर एक सर्कल बनेगा। इन चारों पार्टों को मिलाकर के एक सर्कल बनेगा और एक सर्कल आपका जो है इस मिडिल में आपको कट कर दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये स्क्वायर है, बाकी जो इसमें शेडेड एरिया है उसका आपको क्या बताना है, एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, अगर हम बात करें एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पोर्शन या पार्ट कह लीजिए, पोर्शन, तो क्या हो जाएगा, आपने कहा एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ
टू सर्कल, एरिया ऑफ टू सर्कल। ये सर टू सर्कल कैसे आ गए, जरा मेरी बात ध्यान समझिएगा। देखो ये जो आपके ये सर्कल कट किए गए हैं, ये इसके चौथे पार्ट को कट किया गया है, फोर्थ पोर्शन को कट किया गया है। चतुर्थांश मतलब होता है आपका फोर्थ पार्ट। तो इन चारों पार्टों से मिलकर के आपका एक सर्कल बनेगा, और एक सर्कल इसके मिडिल में कट कर दिया गया जिसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर। तो भाई जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है, तो अगर डायमीटर 2 है तो उसका रेडियस आपका 1 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर देखो जो आपका ये जो आपका जो है स्क्वायर है, इसका जो आपका ये दिया गया है साइड दी गई, कितनी दी गई 4 सेंटीमीटर। ये साइड आपकी दी गई है 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है, अगर ये आपका 4 सेंटीमीटर ये साइड है, तो सारी साइडें 4 सेंटीमीटर होंगी, सारी साइडें 4 सेंटीमीटर होगी। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हम रेडियस की बात करें सर्कल की, अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना होगा, तो आपने कहा रेडियस है 1 सेंटीमीटर, रेडियस है 1 सेंटीमीटर। भाई जो मिडिल में सर्कल कट किया गया है वो 2 सेंटीमीटर डायमीटर का किया गया है, तो रेडियस जो है डायमीटर का आधा होता है, तो इसका भी जो रेडियस है वो आपका 1 सेंटीमीटर आएगा। अब जरा यहाँ पे रख दो, देखो तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ जो है स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है स्क्वायर की 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सर्कल्स क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका जो है पाई आर स्क्वायर, और ये यहाँ से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ टू सर्कल्स। तो यहाँ पे एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्कल का एरिया आपको करना है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक है। बीच में यहाँ पे बताएगा जो मिडिल का सर्कल कट किया गया है वो 2 सेंटीमीटर डायमीटर का किया गया है, तो रेडियस डायमीटर का आधा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेडियस कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 16 माइनस 2 पाई, और r की जगह 1 रख दो तो 1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 2 पाई, कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन क्या आ जाएगा आपका 16 माइनस 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ गई। जो भाई ये आपके सर्कल कट किए गए हैं, ये 4th पोर्शन उसका कट किया गया है, तो इन चारों सर्कल को मिला करके, इन चारों पार्टों को मिला के एक सर्कल बनेगा, और एक सर्कल आपका मिडिल में कट किया गया। तो भाई आप जो है इस स्क्वायर के एरिया से अगर इस सर्कल के एरिया को माइनस कर दो, साइडेड पोर्शन का आपको एरिया मिल जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया होता है आपका साइड का स्क्वायर, और एक सर्कल का एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। 2 सर्कल के एरिया को आपको माइनस करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 16 माइनस 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया हो जाएगा आपका साइडेड पोर्शन का, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 15th नंबर का क्वेश्चन है, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, और प्रैक्टिस टेस्ट 8th का जो है आपका 15th नंबर का क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस mn अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस mn अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस mn अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस mn अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे इन चारों में 4 दिए गए ना 1 2 3 4, इन चारों में आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका सेम है, ठीक है ना। इन चारों में डिनोमिनेटर क्या है आपका सेम है, हर जो है चारों में क्या है सेम है। जब हर सेम है तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, आपने कहा एलसीएम हो जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर।
एलसीएम हो जाएगा आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब जब डिनोमिनेटर आपका सेम है तो ऊपर अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। तो यहां पर देखो आपका आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस आपका एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस है आपका एन स्क्वायर प्लस एम एन प्लस आपका एन स्क्वायर माइनस आपका एम एन। क्लियर है? क्योंकि डिनोमिनेटर आपका इन चारों में क्या है, सेम है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अगर डिनोमिनेटर सबका सेम है तो ऊपर अगर प्लस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे सब जगह प्लस, तो हमने सबको क्या कर दिया, प्लस। अब देखो आगे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्लस का एम एन है, ये माइनस का एम एन है, कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर अपॉन बचेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है ना भाई, 2m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2n स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप 2 को कॉमन ले लें, 2 को अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है, इन दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। क्लियर है? समझ में आया कैसे? तो भाई चारों में डिनोमिनेटर आपका सेम था तो इसका एलसीएम हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सबको हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पे आ गया 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर। 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर से m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैंसिल हो गया। कितना बच गया आपका, 2 बच गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 2 कोन्स, the curved surface area of one is twice that of the other, the slant height of the latter is twice that of the former, the ratio of their radius is। दो शंकु हैं, एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे से दुगना है, बाद वाले की तिरछी ऊंचाई पहले की तुलना में दुगनी है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। 4:1 है, 4:3 है, 3:4 है कि 1:4 है। तो अब यहाँ पर देखो बात हो रही है किसकी, कोन्स की, अर्थात शंकु की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो शंकु का जो है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। तो अगर हम बात करें कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन्स, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पाई आर एल। क्या हो जाएगा, पाई आर एल। ठीक है ना? अब दो हैं तो एक में मान लो R1 L1 और एक को मान लो R2 L2। ठीक है ना? तो यहां पर देखो कह रहा है कि जो एक आपका कोन्स है, ठीक है ना, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। दूसरे का जो है बाद वाले एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे से दुगना है। तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर आपका हो जाएगा जो है पाई R1 L1 इक्वल्स टू, अगर मुझे पाई R2 L2 के करना है तो इसमें मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई अगर मैं कह दूं कि जो पहला आपका शंकु है उसका जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है वह दूसरे से क्या है, दुगना है। दूसरा जो कौन सा उससे वो दुगना है। तो अगर दोनों को मुझे बराबर करना है तो दूसरे में मुझे 2 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो आगे कह रहा है कि द स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर, तो एल क्या कहलाता है शंकु में, स्लैंट हाइट कहलाता है, अर्थात तिरछी ऊंचाई से कहते हैं। ठीक है ना? तो यहां पे आपका स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर, अर्थात यहां पे दिया गया है आपको
यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो L2 है, L2 को अगर L1 के बराबर करना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। L2 जो है बराबर 2 L1 के है, क्योंकि जो L2 है वह L1 से दुगनी है। जो दूसरे की जो आपकी स्लैंट हाइट है वह पहले की अपेक्षा दुगनी है। तो अगर मुझे L1 बराबर L2 बराबर L1 के करना है तो L1 में मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू को रखता हूँ तो ये हो जाएगा पाई R1 L1 पाई R1 L1 इक्वल्स टू 2 पाई। अब देखो ये हो जाएगा R2 और L2 की जगह मैं रख दूंगा 2L1, L2 की जगह मैं रख दूंगा 2L1, ठीक है ना, क्या रख दूंगा 2L1 रख दूंगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये आपका L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा R1 इक्वल्स टू 4R2। तो यहाँ पे हो जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 4/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका R1 रेशियो R2 हो जाएगा 4:1, R1 रेशियो R2 हो जाएगा आपका 4:1। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यही तो पूछ रहा था कि दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो R1 रेशियो R2 हो जाएगा आपका 4:1। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आपका 17th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका जो है कि इफ A रेशियो B इक्वल्स टू 1/2 रेशियो 1/3, B रेशियो C इक्वल्स टू 1/5 रेशियो 1/3, देन A प्लस B रेशियो B प्लस C इज इक्वल्स टू। तो ये बहुत ही आसान सा देखिए क्वेश्चन है। तो जब भी आपको रेशियो फ्रैक्शन में दिया गया हो, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है A रेशियो B, कितना दिया गया बच्चों, ये दिया गया आपको 1/2 रेशियो 1/3, ठीक है ना। तो अगर फ्रैक्शन में दिया गया है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो फ्रैक्शन में है उन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा आपका 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो A रेशियो B कितना आ जाएगा, A रेशियो B आ जाएगा आपका 3:2। कितना आ जाएगा, 3:2। क्लियर है? 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। तो A रेशियो B आ जाएगा आपका 3:2। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है आपको B रेशियो C इक्वल्स टू 1/5 रेशियो 1/3। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 5 और 3 का जो एलसीएम है वो आपका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका B रेशियो C आ जाएगा आपका 3:5। कितना आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पर आप निकाल लो A रेशियो B रेशियो C। कैसे निकालेंगे, दोनों में क्या कॉमन है आपका, B दोनों में कॉमन है। यहाँ भी देखो B है और यहाँ भी B। तो यहाँ पे आपका A रेशियो B कितना निकला, 3:2 और B रेशियो C कितना निकला, 3:5। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो गैप है वो ये 2 भरेगा तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पे जो गैप है तो ये आपका 3 भरेगा तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। ये 3 यहाँ पे आएगा, ध्यान रखिएगा ये नहीं आया है, ये 3 इस गैप को फिल करेगा, ये 2 इस गैप को फिल करेगा। तो 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। तो A रेशियो B रेशियो C कितना आ गया, 9:6:10। अब आपसे पूछा जा रहा है कि A प्लस B रेशियो B प्लस C कितना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो A रेशियो B कितना है, तो आपने कहा ये हो जाएगा 9 + 6 रेशियो, ये हो जाएगा आपका जो है 6 + 6 10, 6 + 10। तो ये हो जाएगा आपका 15:16। कितना हो जाएगा, 15:16। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे मत दे दीजिएगा कि सर यहाँ पे a रेशियो b है तो 3 प्लस आपका 2 हो जाएगा 5 और 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, तो सर जो है 5 रेशियो 8 आ जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। और देखिए पहले ही ऑप्शन में 5 रेशियो 8 रखा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए और आप आंसर पहले को टिक कर दें। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, a रेशियो b रेशियो c निकालना है। अब जो यहाँ से वैल्यू आएगी उसको आपको लेके चलना है। क्लियर है, समझ में बात आई है? ठीक है, तो यहाँ पे a रेशियो b कितना आ जाएगा आपका 3 रेशियो 2, b रेशियो c है 3 रेशियो 5, तो a रेशियो b रेशियो c कितना आ जाएगा 9 रेशियो 6 रेशियो 10, तो a प्लस b रेशियो b प्लस c कितना आ जाएगा 15 रेशियो 16। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 18th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द सम ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 180 मोर देन द एवरेज ऑफ द नंबर्स। What is the sum of the largest and the smallest of the 10 numbers? लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग संख्याओं के औसत से 180 अधिक है। 10 संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है? तो अब देखो यहाँ पे बात हो रही है कॉन्जिक्यूटिव 10 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की। तो अगर हम यहाँ पर 10 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे स्मॉल नंबर क्या होगा आपका n, फिर क्या हो जाएगा आपका n प्लस 1, फिर देखो n प्लस 2, ठीक है ना, फिर आपका हो जाएगा n प्लस आपका जो है 3, ठीक है, n प्लस 3, और सबसे आपका जो है जो 9वां नंबर 10वां नंबर सबसे बड़ा नंबर होगा वो n प्लस 9 हो जाएगा। क्लियर है बात मेरी समझ में आ रही है भाई? 10 आपके जो है 10 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। तो पहला आपका n, दूसरा n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, सबसे लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा आपका n प्लस 9, स्मॉलेस्ट क्या होगा आपका n। तो अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि इनका जो योग है, इनका जो आपका योग है, तो अगर मैं इनके सम की बात करूं, अगर मैं इनके सम की बात करूं तो ये हो जाएगा n प्लस आपका 1 प्लस n प्लस 2 प्लस n प्लस 3, ठीक है ना, प्लस n प्लस 4 प्लस आपका n प्लस 5 प्लस आपका हो जाएगा n प्लस 6 प्लस आपका n प्लस 7 प्लस आपका n प्लस 8 और प्लस आपका n प्लस 9। इनको जरा ऐड करिए कितना हो जाएगा। तो आपने कहा कि n तो यहाँ पे 10 होंगे, n कितने होंगे आपके 10, तो 10n प्लस कितना हो जाएगा आपका, तो देखो यहाँ पे 1 प्लस 2 आपका 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 आपका 10, 10 प्लस 5 15, 15 और 6 आपका 21, 21 और 7 28, 28 और आपका 8 36, 36 और 9 आपका 45। तो इनका जो एवरेज है वो हो जाएगा आपका 10 जो इनका सम है वो हो जाएगा आपका 10n प्लस 45। अब एवरेज कैसे निकालेंगे? तो एवरेज बराबर होता है आपका जो है सम ऑफ द रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ रिजल्ट। तो अगर मैं इनके एवरेज की बात करूं, अगर मैं इनके एवरेज की बात करूं तो एवरेज हो जाएगा, सम कितना है आपका 10n प्लस 45 अपॉन हो जाएगा 10, अपॉन हो जाएगा 10। अगर मैं यहाँ से 5 को कॉमन ले लूँ, अगर मैं 5 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा आपका 2n प्लस 9 अपॉन 10, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे एवरेज को आप 2n प्लस 9, ठीक है, या फिर देखो 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं n प्लस 9/2। ये आपका एवरेज हो गया भाई। 5 2 जा 10, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 9/2 ये आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने कहा कि जो आपका जो है इनका जो सम है, द सम ऑफ द 10 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 180 मोर देन द एवरेज। तो सम कितना निकला आपने, सम कितना निकाला आपने 10n, सम निकाला है आपने 10n प्लस 45
इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एवरेज कितना है, तो n प्लस 9/2 से यह 180 ज़्यादा है, यह 180 ज़्यादा है। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दो ताकि इधर आधा क्वेश्चन इधर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम n की बात करें कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से जो है 9 को कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ से किसको 9 को कॉमन ले लो, तो 9 को जब नहीं 5 को कॉमन ले लो, जब 5 को ले लेंगे या फिर रहने दो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे रहने दो 10n प्लस 45, इसको पहले सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा आपका जो है 2 का अगर इधर करेंगे तो हो जाएगा 2n और ये हो जाएगा आपका प्लस का 9 प्लस का हो जाएगा 360 अपॉन हो जाएगा आपका 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा आपका 20n, ये हो जाएगा 20n प्लस आपका 90 इक्वल्स टू हो जाएगा 2n प्लस हो जाएगा आपका 369, ठीक है ना। अगर n इधर आएगा तो ये हो जाएगा 18n, ये हो जाएगा आपका 18n, 90 उधर जाएगा तो ये 9, 16 माइनस 9 तो कितना बचेगा आपका 7, ठीक है ना, और ये बचेगा आपका 2, ठीक है। क्लियर है भाई, ये 9 जीरो में से ये माइनस हो जाएगा उधर जाएगा तो 9 और 16 माइनस 9 तो 7 और ये बचेगा आपका 2। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा आपका 279 अपॉन हो जाएगा आपका 18, 9 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 31 अपॉन आपका 2, 31 अपॉन 2। देखो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31 अपॉन 2 आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31 अपॉन 2। तो यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट नंबर तो आपका m है ना, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपका, स्मॉलेस्ट नंबर है आपका, स्मॉलेस्ट नंबर है आपका 31 अपॉन 2 और लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा, लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा आपका, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा आपका जो है n प्लस आपका जो है 9, n की वैल्यू कितनी है 31 अपॉन 2 प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका कितना 31 प्लस 18 अपॉन 2, कितना हो जाएगा आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 1 9, 349 अपॉन 2, ठीक है ना। अब इन दोनों का हमें क्या चाहिए, एडिशन चाहिए, इन दोनों का एडिशन चाहिए तो 31 अपॉन 2 प्लस 49 अपॉन 2, दोनों का डिनोमिनेटर आपका सेम है तो ऊपर प्लस है तो प्लस कर दीजिए, तो हो जाएगा 9 प्लस 1 आपका 10, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो संख्या है उन दोनों के बीच का जो सम है वो आपका 40 आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या है 31 अपॉन 2, सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी 49 अपॉन 2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 19th नंबर का क्वेश्चन है। 19th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि अ स्विमर कैन स्विम 2 किलोमीटर इन 15 मिनट्स इन अ लेक एंड इन अ रिवर ही कैन स्विम अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर इन 20 मिनट्स along the stream. If a paper boat is put in the river, then the distance covered by it in 2:1/2 hours will be. एक तैराक एक झील में 15 मिनट में 2 किलोमीटर तैर सकता है और एक नदी में वह धारा के साथ 20 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तैर सकता है। यदि एक कागज की नाव को नदी में डाला जाए तो उसके द्वारा 2.5 घंटे में तय की गई दूरी। तो अब देखो जो है कागज की बोट को आप अगर नदी में डालते हैं तो वह जो है स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जो है चलेगी, क्योंकि भाई उसको तो कोई चलाने वाला है नहीं। जिस हिसाब से स्ट्रीम बहेगी अर्थात जिस हिसाब से धारा बहेगी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बोट भी चलेगी। तो अगर मुझे यहाँ से जो है स्पीड आप स्ट्रीम मिल जाए तो मैं आसानी से बता सकता हूँ स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मुझे स्ट्रीम की स्पीड मिल जाए तो उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे जो है दूरी मिल जाएगी। भाई आपका जो है ये तो आपको पता ही है, एस बराबर क्या होता है, एस मतलब हो गया स्पीड, एस बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, आपने कहा स्पीड इनटू टाइम, एस का मतलब स्पीड, टी का मतलब टाइम, डी का मतलब डिस्टेंस। क्लियर है। अब देखो कह रहा है कि एक जो तैराक है, अ स्विमर कैन स्विम 2 किलोमीटर इन 15 मिनट्स इन अ लेक। तो अगर मैं बात करूं कि स्पीड ऑफ स्विमर, अगर मैं बात करूं कि स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, तो यहां पर देखो हो जाएगा जो ये स्विमर है वो 2 किलोमीटर जो है 15 मिनट में तय कर लेता है। तो यहां पर डिस्टेंस आपको दी गई है, डिस्टेंस कितनी दी गई है, 2 किलोमीटर की, समय कितना दिया गया है 15 मिनट, मिनट को आप जो है आवर्स में कन्वर्ट कर लें तो कितना हो जाएगा आपका 15/60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 60 अपॉन 15, 15 4 जा आपका 60 हो जाएगा, 4 2 जा 8 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ जाएगी उस स्विमर की जो है उस शांत जल में। क्लियर है भाई। झील का पानी है तो वो तो बह नहीं रहा है, झील का पानी तो बह नहीं रहा है, ठीक है ना। लेक में जो पानी वो तो स्थिर रहता है ना। तो स्टिल वाटर में स्विमर की स्पीड कितनी आ गई, 8 किलोमीटर पर आवर। अब जब वह एक नदी में तैरता है, जब वह नदी में तैरता है तो धारा के साथ, ठीक है ना, उसमें स्ट्रीम भी है, तो धारा के साथ वह 20 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ स्विमर इन डाउन स्ट्रीम, अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ स्विमर इन डाउन स्ट्रीम अर्थात धारा की दिशा में उस जो है तैराक की जो है गति कितनी होगी। तो आपने कहा कि यहां पर देखो, यहां पे आपका b + u होगा। u अगर स्ट्रीम की स्पीड है और b आप मान लें जो है स्विमर की स्पीड, तो b + u यहां पर निकल के आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि इसमें धारा की भी स्पीड जो है मिली हुई है। तो यहां पे अगर हम बात करें कि स्पीड ऑफ स्विमर इन डाउन स्ट्रीम, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो आपने कहा 4 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में, तो डिस्टेंस आपकी 4 किलोमीटर की दी गई है और टाइम आपको यहाँ पर भी मिनट में दिया गया है। तो मिनट को आप आर में कन्वर्ट कर लें, अपॉन 60 कर दीजिए, तो ये जाएगा 4 × 60 अपॉन हो जाएगा आपका 20, 23 जा 60, तो 4 3 जा 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें जो है स्विमर और स्ट्रीम दोनों की स्पीड शामिल है। तो अगर मैं बात करूं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अगर मैं बात करूं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी निकल के आएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी निकल के आएगी, तो आपने कहा कि स्विमर की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है 8 किलोमीटर, दोनों की जो है मिला के कितनी है 12 किलोमीटर, तो 12 - 8 ये आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड कितनी है आपकी जो है, ये किसकी स्पीड है, ये स्ट्रीम की स्पीड है। ठीक है भाई, जब धारा की दिशा में वह तैरेगा नदी में तो उसमें स्विमर की स्पीड प्लस उस स्ट्रीम की भी तो स्पीड जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, 4 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड एक्स्ट्रा है वो किसकी स्पीड हो गई, वो स्ट्रीम की स्पीड हो गई। अब जो पेपर की बोट है उसको जब आप नदी में डालेंगे तो वो स्ट्रीम की स्पीड के अकॉर्डिंग ही तो बहेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें डिस्टेंस कवर्ड बाय पेपर बोट, डिस्टेंस कवर्ड बाय पेपर बोट। तो देखो स्ट्रीम की स्पीड कितनी है,
आपने कहा 4 किलोमीटर पर आवर, समय कितना दिया गया है, तो आपने कहा 2.5 घंटे, इसको कर सकते हैं 2 2 जा 4, 4 1 कितना हो जाएगा आपका 5, इसको आप लिख सकते हैं 5/2, तो 2 2 जा हो जाएगा 4, 5 2 जा हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो वह जो है 2⁻² आवर्स में जो है 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। क्लियर है? तो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में बात आ रही है भाई? पेपर की जो नाव है वो है इस स्ट्रीम के ही अकॉर्डिंग तो बहेगी, जितनी तेजी से धारा बह रही है उतनी तेजी से वो भी बहेगी। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी निकल के आएगी आपकी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और आपको टाइम पता है तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो 4 × 5/2, 5/2 कैसे आया, 2:1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2 आवर्स लिख सकते हैं। तो स्पीड आ जाए, डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 20th नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्ट्रीट ऑफ विथ 10 मीटर सराउंड्स फ्रॉम आउटसाइड अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose measurement is 20 meter into 180 meter. The area of the path in square meter is 10 मीटर चौड़ी एक सड़क एक आयताकार बगीचे के बाहर से घिरी हुई है जिसका माप 200 मीटर इंटू 180 मीटर है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए वर्ग मीटर में कितना होगा। ABCD में कौन सा आपका सही होगा। देखो ये कुछ ऐसा है, देखो एक आयताकार बगीचा है, सपोज करो ये एक आयताकार बगीचा हो गया, ये आयताकार एक बगीचा है, ठीक है ना। और ये एक सड़क से घिरा हुआ है, ये जो है एक बगीचे के बाहर से घिरी हुई है एक सड़क, अर्थात कुछ ऐसा है, ये सड़क कुछ ऐसे बीच में आएगी, ठीक है। सड़क कुछ ऐसी आएगी बीच में कि भाई देखो ये यहाँ से भी ऐसे, यहाँ से भी ऐसे, और इस यहाँ से भी ऐसे, यहाँ से भी ऐसे। बाकी आप समझदार हैं, समझ जाइएगा, सब तरफ ये बराबर होगा, ठीक है ना। कुछ आगे पीछे बन जाए तो उसको आप समझदार हैं, इतना आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल बराबर में बनेगा ऐसे, और इस प्रकार से ये हो गया आपका बगीचा और ये हो गई आपकी सड़क। अब जो बगीचा है उसका मेजरमेंट कितना है, उसका मेजरमेंट है आपका 200 × 180 मीटर, अर्थात ये हो जाएगा 200 मीटर उसकी क्या है लंबाई है, और 100 मीटर क्या है आपकी, ये जो है ये आपका 180 मीटर है, ठीक है ना। तो चौड़ाई है, ब्रीथ है आपकी जो है 180 मीटर, और जो उसकी लेंथ है वो है 200 जो है मीटर। अब जो है कह रहा है कि a स्ट्रीट ऑफ विथ 10 मीटर, जो ये आपकी स्ट्रीट है, जो ये आपकी सड़क है, उसकी जो लंबाई है, जो ये सड़क है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है आपकी 10 मीटर। ये जो सड़क है कितने मीटर लंबी है, ये आपकी 10 मीटर लंबी है, ठीक है ना। 10 मीटर जो है चौड़ी एक सड़क है, ठीक है, 10 मीटर चौड़ी एक सड़क है। तो भाई चारों तरफ इसकी जो है चौड़ाई लंबाई सब क्या होगी 10 मीटर की होगी, ठीक है ना। इधर भी 10 मीटर, इधर भी 10 मीटर, यहाँ भी, चारों तरफ से 10 मीटर की चौड़ी एक सड़क है। अब पूछ रहा है कि एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, इस सड़क का एरिया क्या होगा। तो अगर आपको यहाँ पर एरिया ऑफ पाथ निकालना है, अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ पाथ, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। अब देखो अगर हम बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए
जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। अब अगर हम देखें तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, तो आपने कहा कि अगर मैं आउटर रेक्टेंगल के ब्रीथ की बात करूं तो आउटर रेक्टेंगल की जो ब्रीथ है अर्थात जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा कि भाई इनर ट्रायंगल की जो चौड़ाई है ब्रीथ है वो 180 है। अब बाहर की देखो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 180 है। अब जो ये एक्स्ट्रा बढ़ रही है ये पूरा का पूरा ये पाथ है, तो ये 10 मीटर इधर भी है, 10 मीटर इधर भी चौड़ा है, 10 मीटर आपका इधर भी चौड़ा है, 10 मीटर आपका इधर भी चौड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल एंड ब्रीथ ऑफ इनर रेक्टेंगल की, तो लेंथ की अगर बात करें तो हो जाएगा 200, अब प्लस हो जाएगा आपका 10 प्लस आपका 10, ये तो हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रीथ क्या हो जाएगी आपकी 180 प्लस 10 प्लस 10, ये हो जाएगी आपकी इनर रेक्टेंगल की लेंथ इंटू ब्रीथ। अच्छा आउटर रेक्टेंगल की, सॉरी आउटर रेक्टेंगल की, ये आउटर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ है, इनर की नहीं। इनर की तो आपको दी गई है 200 इंटू 180। क्लियर है भाई, आउटर रेक्टेंगल की जो आपकी ब्रीथ हो जाएगी, जो चौड़ाई हो जाएगी, ये इनर रेक्टेंगल की 180 है, और जो आउटर रेक्टेंगल है उसमें ये 10 मीटर आपका दोनों तरफ का रास्ता चौड़ा है ना, तो 10 प्लस 10 आपका ये हो जाएगा 10 मीटर का इधर, 10 मीटर इधर। इसी प्रकार से अगर हम लेंथ की बात करें तो इनर रेक्टेंगल की लेंथ 200 मीटर है, आउटर क्या हो जाएगी 10 इधर और 10 इधर, तो आपका 10 प्लस 10 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है 220, 200 कितना हो जाएगा, ये 200 में 20 ऐड कर दो तो 220 हो जाएगा, इसमें इसको ऐड करो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 200, ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका 200, इसमें से आप माइनस कर दो कितना, ये हो जाएगा आपका 18 2 जा 36, तो 36 और ये 000 ये हो गया। तो यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4400 नहीं, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4400 माइनस 3600, ठीक है ना, सॉरी 36,000, 44,000 माइनस 36,000, ठीक है ना, 4,400 नहीं होगा, 44,000 यहाँ से आ जाएगा और 36,000 आपका ये हो जाएगा। क्लियर है, इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 8,000, कितना आ जाएगा आपका 8,000 मीटर स्क्वायर, 8,000 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो भाई आपका जो इनर रेक्टेंगल है उसकी जो आपकी लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 220 मीटर, और जो आपकी ब्रीथ हो जाएगी वो हो जाएगी 200 मीटर। तो 220 इंटू 200 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 44,000, और 200 इंटू 180 कितना हो जाएगा आपका 36,000। तो जब 44,000 में से आप 36,000 को माइनस कर देंगे तो 8,000 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, और यही एरिया ऑफ पाथ होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। क्लियर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिस्टर्न ए कैन फिल अप इन 5 hours बाई एन इनलेट एंड आउटलेट बी कैन एम्प्टी इट इन 6 hours. If both are opened simultaneously, then after how much time the cistern be filled? एक हौज एक इनलेट ए द्वारा 5 घंटे में भर सकता है और एक आउटलेट बी इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में यह हौज भर जाएगा? तो देखो ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है पाइप और टंकी से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक सिस्टर्न है जिसको एक इनलेट मतलब होता है वो नल जो कि पानी हौज में पानी भर रहा है, आउटलेट मतलब हो गया वो नल जो हौज से पानी निकाल रहा है। तो यहाँ पर देखो दो नल हैं, एक नल ए है जो हौज में पानी भरने का काम करता है, तो प्लस का मतलब हो गया पानी में ये पानी को हौज में भरेगा, और एक आपका आउटलेट नल है इसके ऊपर हमने माइनस लगा दिया, इसका काम है हौज से पानी को निकालना।
और यहाँ पर जो है अगर मैं ए की बात करूँ तो इसका जो है ये 5 घंटे में जो है हौज को अकेले भर सकता है, और जो आपका बी है वो 6 घंटे में इसे खाली कर सकता है। तो अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो दोनों का एलसीएम ले लूं तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 30, ठीक है ना। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 30। तो यहाँ पर अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं तो 5 6 जा 30 और 6 5 जा आपका 30। तो जो ए भर रहा है वो है आपका 6 यूनिट काम करता है एक बार में, और जो बी खाली करता है वो एक बार में 5 यूनिट काम करता है। अगर मैं दोनों की इफिशियंसी की बात करूं, दोनों को मिलकर के इफिशियंसी की, तो देखो ए प्लस बी, जिसमें से ए क्या काम करता है भरने का और बी क्या काम करता है आपके जो है खाली करने का, तो 6 - 5 आपका हो जाएगा 1। बात समझ में आ रही है भाई। ए 6 लीटर पानी एक बार में भर सकता है, तो बी जो है 5 लीटर पानी बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। ए 6 लीटर का भरता है तो बी 5 लीटर क्या करता है बाहर निकाल देता है, तो एक बार में 1 लीटर ही पानी तो गया। तो अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए जिसमें ए भर रहा है बी खाली कर रहा है, तो टोटल वर्क है 30 और दोनों की जो मिल की क्षमता है इफिशियंसी वो 1 है। तो यहाँ पे आपका जो है 30 आवर्स लग जाएंगे इस टंकी को भरने में, 30 आवर्स लग जाएंगे इस टंकी को भरने में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 30 घंटे में टंकी भरेगी, क्योंकि भाई ए जो है अगर 6 लीटर पानी भर रहा है तो बी 5 लीटर पानी निकाल देता है, तो एक घंटे में 1 लीटर पानी ही तो जाएगा। तो अगर 30 लीटर की टंकी है तो 30 घंटे उसको भरने में लग जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है ये चार्ट पे आधारित है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, चार्ट को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जो क्वेश्चन है आपका इस चार्ट पर आपका आधारित है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो ये जो डायरेक्शंस है वो आपका 22 से 24 तक के लिए है। स्टडी द ग्राफ्स केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड 6 डिफरेंट स्कूल्स एंड परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन देम। छात्रों की कुल संख्या और 6 अलग अलग स्कूल उनमें लड़कियों का प्रतिशत। तो यहाँ पर देखो अगर आप चार्ट को देखें तो ये चार्ट आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट को जो है दर्शाता है, और ये जो है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स को दर्शाता है अलग अलग स्कूल्स में, ठीक है ना। ये जो है ABCDEF ये आपके 6 डिफरेंट स्कूल्स हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें तो देखो ए में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 2500, बी में 3000, सी में 2000, डी में 2250, ई में 1250 और एफ में 1000। ये जो आपका ग्राफ दिया गया है ये आपका दिया गया परसेंटेज ऑफ गर्ल्स का। ए में 40%, बी में 45%, सी में 27.5%, डी में 30%, ई में 40% और एफ में 17.5% गर्ल्स हैं। तो बाकी जो हैं वो बॉयज होंगे। तो अब देखो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ई। स्कूल ई में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। तो अगर मैं बात करूं तो स्कूल ई में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1250। स्कूल ई में गर्ल्स का परसेंटेज कितना है 40%। तो अगर यहाँ पे हम निकालें कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ई, अगर हम निकालें कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ई, तो ये क्या निकल के आएगा। तो आपने कहा कि भाई टोटल स्टूडेंट हैं कितने, तो आपने कहा 1250। उसमें से ई में गर्ल्स का परसेंटेज कितना है 40%। स्कूल ई में गर्ल्स का परसेंटेज है 40%, तो 40 अपॉन हो जाएगा 100। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इन दोनों जीरो को आपस में कैंसिल कर दीजिए। 4 5 जा 20, 2 आपका होल्ड हुआ, 4 2 जा 8 और 2 हो जाएगा 10, आपका 1 होल्ड हुआ, 4 1 जा 4 और 1 हो जाएगा आपका 5।
तो स्कूल ई में लड़कियों की संख्या है 500, स्कूल ई में लड़कियों की संख्या है 500, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? स्कूल ई में लड़कियों की संख्या कितनी है? 500, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन भी इसी ग्राफ पर आपका बेस्ड है, ठीक है ना, इसी ग्राफ पर बेस्ड है जो ग्राफ आपने अभी यहाँ पर देखा है, ठीक। तो ये देखो क्वेश्चन आपका, जो क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल डी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए। तो स्कूल डी में छात्रों की कुल संख्या स्कूल ए में छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो आपसे परसेंटेज पूछा गया है, किसमें? जो स्कूल डी में टोटल जो स्टूडेंट की संख्या है वो स्कूल ए में टोटल स्टूडेंट संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मैं अगर बात करूं डी की, तो डी में टोटल आपके कितने स्टूडेंट हैं? डी में आपके टोटल स्टूडेंट कितने हैं? डी में अगर बात करें तो हैं 2250 स्टूडेंट है। ए की अगर बात करें तो ए में कितने हैं? ए में हैं आपके 2500। अब देखो कह रहा है कि कितने प्रतिशत हैं, ठीक है ना। जो अगर हम बात करें यहाँ पे तो पूछ रहे हैं कि जो डी में ए का कितना प्रतिशत है, तो अगर प्रतिशत निकालेंगे तो हो जाएगा 2250 अपॉन 2500 इंटू हो जाएगा आपका 100। जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 9 जा 225 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 90%, ये आ जाएगा आपका 90%। क्लियर है? जब भी आप परसेंटेज निकालते हैं आप 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2250 अपॉन 2500। भाई डी में जो छात्र हैं वो ए के छात्रों का कितना प्रतिशत है? तो डी में छात्र हैं 2250 और ए में है 2500, तो 2250 2500 कितना प्रतिशत है? 90% है। तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 24 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन है आपका जो है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल डी एंड एफ टुगेदर। स्कूल डी और एफ में मिलाकर लड़कों की औसत संख्या कितनी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल डी, अगर बात करें कि नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल डी, यहाँ कितना आ जाएगा देखो जरा। तो स्कूल डी में टोटल परसेंट कितना है आपका, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 2250। और देखो इस स्कूल डी में लड़कियों का कितना प्रतिशत है? 30। भाई 30% जब लड़कियां हैं तो 70% लड़के होंगे। 30% लड़कियां हैं तो 70% क्या होंगे? लड़के होंगे। तो 70% इसका निकाल लो, जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 7 5 जा 35, 3 होल्ड हुआ, 7 2 जा 14 और 3 हो जाएगा 17, 1 होल्ड हुआ, 7 2 जा 14 और 1 हो जाएगा 15। तो लड़कों की संख्या आ जाएगी 1575। इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल एफ, नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल एफ। तो स्कूल एफ में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? आपने कहा 1000 में से आपकी जो है एफ में कितनी लड़कियां हैं? 17.5%। तो बाकी कितना बचा? तो आपने कहा ये बचा 82.5% जो लड़कियां हैं, जो बच्चे वो क्या बचे? लड़के। भाई 17.5% लड़कियां हैं, तो जो बाकी बचे आपके 82.5% वो क्या हो जाएंगे? आपके लड़के हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसका जरा 82.5% निकाल लीजिए। अब देखो अगर यहाँ से मुझे इसका डेसिमल हटाना है तो ये जगह 100 इंटू, अगर इसका मैं डेसिमल हटाता हूँ तो नीचे एक आपका जीरो क्या हो जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे 825।
तो अगर अब मैं अब दोनों का एवरेज निकालता हूं, अगर मैं दोनों के एवरेज की बात करूं तो यहां पर देखो डी में कितने छात्र हैं, कितने बॉयज़ हैं 1575, एफ में कितने बॉयज़ हैं 825 अपॉन हो जाएगा 2। एवरेज होता है नंबर सम ऑफ रिजल्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा ये 5 5 10 1 होल्ड हुआ, 7 2 9 और 1 आपका 10 0 आपका 1 होल्ड हुआ, 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5 और 1 हो जाएगा नहीं 7 2 आपका 9 और 1 हो जाएगा 10, तो 10 का आपका 0 1 8 + 5 13 और 1 हो जाएगा 14, तो आपका 4 और 1 होल्ड हुआ 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2। तो 2400 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा 1200। तो एवरेज कितना निकल के आएगा आपका 1200, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। स्कूल डी और एफ में लड़कों की औसत संख्या कितनी है 1200 है, तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि करण सोल्ड हिज साइकिल एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, had he bought it for 20% less and sold it for 20 rupees less, he would have gained 25%. The cost price of cycle is। करण ने अपनी साइकिल 20% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और इसे 20 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। साइकिल का लागत मूल्य क्या है आपका 100 रुपीज़ है, 120 रुपीज़ है कि 125 रुपीज़ है कि 120 रुपीज़ है कि आपका 80 रुपीज़ है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमें बताना है कि भाई साइकिल का सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो हमने मान लिया यहाँ पे कि लेट द सीपी ऑफ साइकिल इज 100 रुपीज़। कितना मान लिया आपने 100 रुपीज़। ठीक है। अब देखो कह रहा है कि करण सोल्ड हिज साइकिल एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अब अगर जो है आपने सीपी उसका 100 रुपीज़ माना है तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो आपने कहा 100 का 120% निकालो। ठीक है ना, 120% अर्थात जो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो आपका 120 रुपीज़ हो जाएगा। अब देखो आगे कह रहा है कि हैड ही बॉट इट फॉर 20% लेस। अब अगर मैं बात करूं न्यू सीपी की, भाई ये मैंने सीपी कितना माना है आपका 100 रुपीज़, तो उस हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 120 रुपीज़। अब कह रहा है कि यदि उसने उसको 20% कम पर खरीदा होता, अर्थात जो न्यू सीपी है, जो न्यू कॉस्ट प्राइस है उसकी अगर हम बात करें, न्यू सीपी की बात करें तो सीपी आपने कितना माना है 100। कह रहा कि न्यू सीपी कितना होता है आपका 80 रुपीज़। चूंकि भाई 20% कम में खरीदा होता तो 100 का 20% 20 हो गया, अर्थात 80 रुपये में अगर खरीदा होता। तो कह रहा है कि 20% कम में खरीदा होता और उसे 20 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ सेलिंग प्राइस की, ठीक है ना, न्यू सेलिंग प्राइस की, न्यू सीपी के हिसाब से जो न्यू सेलिंग प्राइस होगा तो भाई जो उसको 25% का जो लाभ होगा, जो प्रॉफिट होगा वो किस पर होगा 80 रुपीज़ पे तो होगा। तो 80 का 125% कितना हो जाएगा। तो आपने कहा 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 4 2 जा आपका 8, तो ये हो जाएगा आपका जो न्यू सीपी है वो आपका हो जाएगा 100 रुपीज़। कितना हो जाएगा 100 रुपीज़। अब देखो ये आपका जो है जब सीपी था साइकिल का 100 रुपीज़ तब उसका सेलिंग प्राइस था 120। अब जब न्यू सीपी हो गया आपका 80 रुपीज़ तो जो है उसका सीपी एसपी कितना हो गया आपका 100 रुपीज़। दोनों में कितने का डिफरेंस है, दोनों की अगर हम बात करें कितने का डिफरेंस है तो आपने कहा 120 माइनस 100 और ये डिफरेंस किस पे आएगा आपका 20 रुपीज़ के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका 20 इक्वल्स टू 20, तो 1 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 1 के। तो यहाँ पे आपने सीपी कितना माना है 100, सीपी कितना माना है आपने 100 के, तो 100 बराबर कितने के हो जाएगा आपका 100 के। भाई 1 20 इक्वल टू 20 के। पहला सेलिंग प्राइस कितना था आपका 120,
अब सेलिंग प्राइस न्यू सेलिंग प्राइस कितना है 100, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 20, और अगर 20 रुपीज में 20 रुपीज कम में बेचा होता तो ये 20 इक्वल टू 20 के हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1 के, तो आपका 100 इक्वल टू 100 के, अर्थात सीपी ऑफ साइकिल कितना आ जाएगा, सीपी ऑफ साइकिल कितना आ जाएगा, तो आपने कहा ये आ जाएगा आपका 100 रुपीज, कितना आ जाएगा 100 रुपीज, तो जो है साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 100 रुपीज होगा, तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस है कितना हो जाएगा आपका 100 रुपीज होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर जरा देखिए भाई क्या होगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि इफ x, y इक्वल्स टू 2x माइनस वाई, द वैल्यू ऑफ f 1,1 प्लस f 1/4,3/4 माइनस f 1/2, 1/4। तो यहां पर देखो, यहां पे आपको दिया गया है f, फिर दिया गया है x, y इक्वल्स टू 2x माइनस वाई। तो यहां पे जैसे f है 1 और 1 है, तो पहली वैल्यू x होगी, दूसरी वैल्यू y होगी। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, देखो जो ये आपका दिया गया है f 1, 1, फिर दिया गया है प्लस f 1/4, 3/4, फिर दिया गया है आपका माइनस f 1/2, 1/4। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या इक्वेशन बनेगा आपका, पहली वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी x की, दूसरी वाली वैल्यू हो जाएगी y की। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा जो है 2x, तो ये हो जाएगा 2 और x की जगह आपने रख दिया 1 माइनस आपका 1, ठीक है, प्लस आपका ये हो जाएगा यहाँ पर ये x है, ये y है, तो ये हो जाएगा 2 × 1/4 और माइनस हो जाएगा आपका 3/4। इसी प्रकार से जब आगे आप करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे f ये x है, तो 2 × आपका हो जाएगा 1/2 माइनस हो जाएगा आपका जो है 1/4। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 3/4, और ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/4, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व कर ले, आगे कितना होगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ये कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 4, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 4, तो 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा नहीं 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आएगा, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 माइनस 3, और ये हो जाएगा माइनस का आपका 4 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये माइनस का 1/4 आएगा, और ये आपका जो है ये माइनस का 3/4 आएगा। तो इनका जो एलसीएम है वो 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 और माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपका 0/4। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कैसे भाई। यहाँ पे आपको दिया गया था f(x, y इक्वल टू 2x माइनस वाई), तो पहली वैल्यू किसकी है x थी, दूसरी वैल्यू किसकी है y की, और आपने इस फॉर्म में सबको बना दिया, तो आंसर आ जाएगा आपका इसका कितना 0, तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।